हेलो स्टूडेंट्स, पार्टनरशिप का पहला चैप्टर साझेदारी एक सामान्य परिचय। इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ टॉपिक आज हम इस वीडियो में देखेंगे, जिसमें साझेदारी की आवश्यकता, साझेदारी का अर्थ एवं उसकी परिभाषा, साझेदारी की विशेषताएं। साझेदारी के संदर्भ में हम लोग पढ़ें उसके पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग 11th में एकाकी व्यापार के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, उसके बारे में कुछ बातों को हम लोग यहाँ पर याद रखें कि एकाकी व्यापारी स्वयं व्यापार में पूंजी निवेश करता है, व्यापार का संचालन करता है, व्यापार का नियंत्रण करता है और अंत में जो लाभ उसको प्राप्त होता है वो भी उसी को ही प्राप्त होता है। यानी एकाकी व्यापार में पूंजी निवेश से लेकर, संचालन से लेकर, नियंत्रण से लेकर, लाभ का हिस्सा पाने से लेकर सभी कार्य एक ही व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। इस कारण से उसको क्या नाम दिया गया? एकाकी व्यापार। पर एकाकी व्यापार की कुछ सीमाएं हैं और उन सीमाओं के कारण से ही साझेदारी की आवश्यकता को महसूस किया गया। तो सबसे पहले अपन समझते हैं कि साझेदारी की आवश्यकता क्या है, और इसको समझने के लिए जरूरी है कि हम एकाकी व्यापारी की या एकाकी व्यापार की उन सीमाओं के बारे में समझें जिनको मैंने यहां पर आप लोगों को बताया है। सबसे पहला जो सबसे मुख्य बिंदु है, सीमित पूंजी। एकाकी व्यापारी के पास स्वयं की पूंजी एक मात्रा तक ही सीमित होती है, यानी एक लेवल के बाद वो पूंजी कम पड़ती है, क्योंकि व्यापार दिन पर दिन आपके बढ़ता जाएगा और एक सीमा के बाद उसके स्वयं की पूंजी व्यापार के लिए कम पड़ने लगेगी और उसे और पूंजी की आवश्यकता होगी व्यापार का विस्तार करने के लिए। इसी प्रकार से व्यापार पर नियंत्रण की जब बात आती है तो नियंत्रण भी व्यापारी को स्वयं ही करना पड़ता है। पर एक सीमा तक अगर व्यापार हम लोग कर रहे हैं तो नियंत्रण संभव है, पर जैसे जैसे व्यापार का विस्तार होता जाएगा इस नियंत्रण पर व्यापारी की पकड़ भी ढीली होती जाएगी और यहां पर भी उसे आवश्यकता महसूस होती है कि नियंत्रण में कोई व्यक्ति उसका सहयोग करे। इसी प्रकार से एक और आपके इसमें मुख्य बिंदु है, व्यापार का ही दूसरा नाम है जोखिम। जिस व्यापार में जितनी मात्रा में जोखिम होगा उतना ही बड़ा लाभ होगा, यानी जोखिम व्यापार का दूसरा नाम है और जोखिम के साथ जुड़ा हुआ है व्यापार का लाभ। जितनी बड़ी मात्रा में जोखिम व्यापारी लेता है उसे उतना ही बड़ी मात्रा में क्या होता है? लाभ की प्राप्ति होती है। पर एकाकी व्यापारी की एक सीमा है, वो स्वयं एक सीमा तक जोखिम उठा सकता है, फिर उससे अधिक की जोखिम वो वहन नहीं कर सकता। इसी प्रकार से एक और इसके अंदर बिंदु आता है, सीमित कार्य कुशलता। हरेक व्यक्ति हरेक कार्य में निपुण हो ये संभव नहीं है। वो कुछ एक कार्यों के अंदर ही आपके निपुणता हासिल कर सकता है, पर जैसे जैसे उसका व्यापार का विस्तार होता जाएगा उसे अलग अलग क्षेत्रों के निपुण व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, चाहे वो परचेजिंग से लेकर हो, चाहे सेलिंग से आपके लेकर हो, चाहे प्रबंध से संबंधित आपके बात हो, व्यापार के संचालन को लेकर बात हो, आपके नियोजन की आपके कौन सा क्रिया को लेकर बात हो। तो हर एक व्यक्ति जो उसमें निपुण है अगर वो व्यापार में सहयोग करेगा तो हमारा व्यापार दिन पर दिन बढ़ता जाएगा। तो एकाकी व्यापार की इन चार प्रमुख सीमाओं के कारण से ही आपके कौन सा साझेदारी की आवश्यकता महसूस की गई और यही कारण है कि यहाँ पर जो मैंने आपको लिखा है, सीमित पूंजी, सीमित नियंत्रण एवं जोखिम वहन क्षमता, सीमित प्रबंध एवं चातुर्य, सीमित अस्तित्व आदि एकाकी व्यापारी की कमियों को दूर करने के लिए साझेदारी का उद्भव हुआ है। वास्तव में ये विकेंद्रीकरण साधनों का केंद्रीकरण है, यानी अलग अलग संसाधनों को एक जगह आपके केंद्रीकृत कर दिया गया साझेदारी के रूप में। साझेदारी की आवश्यकता एकाकी व्यापार की कमियों को दूर करने के लिए ही आपके किया गया है। अब साझेदारी के अर्थ को लेकर अपन बात करें कि साझेदारी का अर्थ क्या है और उसकी परिभाषा क्या है। साझेदारी का आशय व्यवसायिक संगठन के ऐसे स्वरूप से है जिसमें दो या दो से अधिक स्वेच्छा से एक से अधिक व्यक्ति स्वेच्छा से
किसी वैधानिक व्यापार को करने के लिए सहमत होते हैं तो व्यवसाय में पूंजी लगाते हैं, प्रबंधकीय योग्यता और सामूहिक प्रयोग करते हैं तथा लाभों को आपस में बांटते हैं, उसे ही साझेदारी कहा गया। इसमें बहुत सारे आपकी विशेषताओं को सम्मिलित करके ये अर्थ अपन ने प्रिपेयर किया है। देखो, दो या दो से अधिक व्यक्ति अगर मिलकर कोई वैधानिक व्यापारिक क्रिया करे, वैधानिक जो कि कानून जिसको मान्यता प्रदान करे, व्यापारिक क्रिया करे यानी जिसमें आपके क्रय विक्रय के द्वारा या उत्पादन से विक्रय के द्वारा लाभ अर्जित करने के लिए कोई क्रिया की जाए तो वो व्यापारिक क्रिया कहलाती है और वो कानूनन होनी चाहिए, वो वैधानिक क्रिया होती है। इसलिए यहां पर कहा गया कि पूंजी लगाने, प्रबंध की योग्यता का सामूहिक आपके प्रयोग करने यानी व्यापारिक क्रिया करने से जो लाभ अर्जित होगा वो सभी आपस में बांटें तो वो क्या कहलाता है? साझेदारी। सामान्य शब्दों में अगर अपन कहें तो साझेदारी दो या दो से अधिक व्यक्तियों के उस समूह को कहा गया जो व्यापारिक क्रिया को करने के लिए एकत्रित हुए हैं और उस क्रिया से हुए लाभ को आपस में वितरित करते हों, बांटते हों, तो ऐसे समूह को ही क्या नाम दिया गया? साझेदारी। साझेदारी की परिभाषा दे रखी है साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 में, और उस परिभाषा में क्या कहा है? साझेदारी उन व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध है जो किसी ऐसे व्यवसाय के लाभों को बांटने के लिए सहमत हुए हैं जो उन सब के द्वारा अथवा उनमें से किसी एक के द्वारा सबकी ओर से क्या किया जाए? संचालित किया जाता हो, तो उसे क्या कहा जाता है? साझेदारी। देखो, इसमें जो वर्ड दे रखे हैं मैं उसको फिर वापस से आपको समझाता हूं कि साझेदारी उन व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध है, यानी व्यक्तियों का मतलब दो या दो से अधिक आपके कौन सा व्यक्ति, और जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में मिलते हैं तो एक संबंध का जन्म होता है। आप और हम मिले तो आपके कौन सा स्टूडेंट एंड टीचर्स का रिलेशन क्रिएट हुआ, दो मित्र मिले तो एक दोस्ती का जन्म हुआ, भाई बहन मिले तो आपके कौन सा भाई बहन का संबंध क्रिएट हुआ। तो ऐसे ही जब व्यापारिक उद्देश्य से दो व्यक्ति मिलते हैं तो उस संबंध को ही क्या नाम दिया गया? साझेदारी। जो किसी ऐसे व्यवसाय के लाभों को बांटने के लिए सहमत हुए हैं, यानी उन दोनों का जो संबंध है वो किस लिए है? किसी व्यापारिक क्रिया को करने के लिए, और वो व्यापारिक क्रिया से अभिप्राय क्या है? जिसका उद्देश्य क्या हो? लाभ कमाना, और कमाए गए लाभ को आपस में बांटना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और उस व्यवसाय का संचालन उन सब के द्वारा किया जाए या उनमें से किसी एक के द्वारा सबकी तरफ से संचालित किया जाए, उसे ही क्या कहा गया? साझेदारी कहा गया। अब इसी के अंदर साझेदारी के संदर्भ में दो विषय आपको याद रखने हैं कि साझेदारी में जो व्यक्ति शामिल होते हैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से तो हम साझेदार बोलते हैं, और सामूहिक रूप से यानी उन व्यक्तियों के समूह को फर्म के नाम से हम लोग जानते हैं। अब जिस नाम से साझेदारी व्यवसाय को किया जाता है उसे फर्म का नाम कहा जाता है। तो साझेदारी से संबंधित आपका अर्थ और परिभाषा अगर आपको प्रश्न में आता है तो आपको इस रूप में उसको व्यक्त करना है। अब इसी में साझेदारी की विशेषताएं कौन कौन सी हैं, इन परिभाषाओं के आधार पर अपन देखें तो सबसे पहले विशेषता दे रखी है कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना, यानी साझेदारी में न्यूनतम व्यक्ति की संख्या कितनी होनी चाहिए? 2। पर साझेदारी अधिनियम में अधिकतम संख्या का उल्लेख नहीं है। ये अधिकतम आपकी संख्या का उल्लेख कंपनी अधिनियम की धारा आपके 464, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 464 के अनुसार अधिकतम संख्या 100 आपके कौन सा निर्धारित की गई है। इस धारा में यह बताया गया है कि ऐसे साझेदारी फर्म जिसके सदस्यों की संख्या 100 से अधिक हो जाए उसे कंपनी प्रारूप में पंजीयन कराना अनिवार्य होता है। इसलिए साझेदारी की संख्या जो अधिकतम है वो उसका निर्धारण क्या हुआ? 100, पर किसके अनुसार? कंपनी अधिनियम के अनुसार। साझेदारी अधिनियम में इसके संदर्भ में कोई भी आपको कौन सा उल्लेख नहीं दे रखा है। इसी प्रकार से और अन्य जो दूसरी विशेषता है, साझेदारों के बीच क्या होना चाहिए? ठहराव। जैसा कि अपन बार बार समझ रहे हैं कि साझेदारी का जो उद्भव हुआ वो ठहराव का ही परिणाम है, यानी जब पार्टनर्स के बीच में ठहराव होगा, ठहराव को और सामान्य शब्दों में बोलें तो समझौता, साझेदारों के मध्य
जो समझौता होता है उसी से ही साझेदारी का उद्भव होता है। किसी व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से कहा कि मिलकर व्यापार करें और उसने अगर इस प्रस्ताव पर सहमति दे दी तो इसका मतलब दोनों के बीच में क्या हो गया, समझौता, और यही साझेदारी का उद्भव हो जाता है, यानी यहीं से साझेदारी प्रारंभ हो जाती है। इसकी उत्पत्ति ठहराव से होनी चाहिए, न कि कानून से। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्टनरशिप के लिए ठहराव जरूरी है, कोई कानूनी प्रक्रिया को पूरा करना जरूरी नहीं, या साझेदारी किसी कानूनी प्रक्रिया का परिणाम नहीं है कि उस प्रक्रिया को पूर्ण करने से ही साझेदारी प्रारंभ होती है। साझेदारी तो केवल समझौते मात्र से ही क्या हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है। इसके विपरीत संयुक्त हिंदू परिवार की उत्पत्ति कानून से होती है, ठहराव से नहीं होती है। एक यहां पर हमारे आपके अनडिवाइडेड हिंदू आपके फैमिली एक्ट आता है, संयुक्त हिंदू परिवार। उसके अंदर क्या होता है, आपके परिवार में नए सदस्य का जन्म हुआ, जन्म होते ही उसे कानूनन अपने पिता की संपत्ति में क्या मिल जाएगा, हिस्सा पाने का अधिकार। यह कानूनन अधिकार है, वो किसी समझौतों के तहत उसे कौन सा ये अधिकार प्राप्त नहीं हुआ। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक्ट के अंदर जो भी अधिकारों की प्राप्ति होती है वो कानूनन आपके कौन सा तौर पर होती है। पार्टनरशिप में इस तरह का नहीं है। पार्टनरशिप में तो समझौते से ही हर एक चीज संभव है। ऐसा ठहराव मौखिक या लिखित में हो सकता है, पर इसके लिए अधिनियम में किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं किया गया है, अनिवार्य नहीं किया गया है कि समझौता लिखित में होना चाहिए। इस ठहराव के अनुसार ही साझेदारी के आपसी अधिकार दायित्व क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। इसी में एक और विशेषता आपको दे रखी है, वो है व्यवसाय की उपस्थिति एवं लाभ कमाने का उद्देश्य। इस आपकी विशेषता का मतलब यह है कि जो आप समझौता कर रहे हैं उस समझौते का उस उद्देश्य क्या होना चाहिए, कोई व्यवसायिक क्रिया हेतु, और व्यवसाय का उद्देश्य क्या होना चाहिए, लाभ कमाने का होना चाहिए। और व्यवसाय वो तब कहलाएगा जब ऐसी क्रिया वैधानिक हो, जिसको कानून मान्यता प्रदान करे। तो कहने का मतलब ये हो गया कि व्यापारिक समझौता किसी व्यवसायिक आपकी गतिविधि का होना चाहिए, जिसका उद्देश्य लाभ कमाना होना चाहिए, और ऐसी क्रिया क्या होनी चाहिए, वैधानिक आपके होनी चाहिए, तो आपके कौन सा वह साझेदारी कहलाएगी। अब यहां एक दो चीज मैं आपको और बता दूं कि संयुक्त नाम से कोई चीज खरीदना यह साझेदारी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि संयुक्त नाम से कोई वस्तु आपने खरीदी है, यह कोई व्यापारिक क्रिया नहीं है। संयुक्त नाम से बैंक में अकाउंट खोल दिया, यह पार्टनरशिप नहीं है, क्योंकि इसमें कोई व्यापारिक क्रिया नहीं है। या आप संयुक्त तौर पर कोई सामाजिक कार्य कर रहे हैं तो वहां लाभ कमाने का उद्देश्य नहीं है, इसलिए वो भी क्या है, साझेदारी नहीं है। तो इन बिंदुओं को भी आप लोगों को यहां पर ध्यान रखना है। इसी में एक और विशेषता को अपन देखें, साझेदारी की एक और विशेषता हो गई लाभों का बंटवारा। जैसा कि हमने पढ़ा, साझेदारों के मध्य आपके क्या होना चाहिए, ठहराव यानी समझौता। समझौता कोई व्यापारिक उद्देश्य के लिए होना चाहिए, जिसका उद्देश्य लाभ कमाना होना चाहिए, और यह क्रिया वैधानिक होनी चाहिए। इतनी विशेषता अपन पढ़ चुके हैं। अब इसमें एक पॉइंट और जोड़ना जरूरी है कि जो व्यवसाय में आप लाभ अर्जित कर रहे हैं उसका बंटवारा साझेदारों के मध्य होना अनिवार्य है। अगर ये बंटवारा साझेदारों के मध्य नहीं होता तो ये फिर साझेदारी नहीं है। ठहराव का उद्देश्य व्यवसाय के लाभों का बंटवारा करना होना चाहिए। यदि कुछ व्यक्ति कोई धार्मिक अथवा दान देने संबंधी ठहराव करते हैं तो इसे साझेदारी नहीं कहेंगे। इसके अतिरिक्त किसी आपके साझेदारों को लाभों में हिस्सा नहीं दिया जाता तो उस व्यक्ति को साझेदार नहीं किया जाएगा। यानी अगर किसी पार्टनरशिप में किसी व्यक्ति को लाभ पाने का अधिकार नहीं है तो फिर वो पार्टनर नहीं। परंतु ये आवश्यक नहीं है कि सभी साझेदार हानियों का हिस्सा लें। यहां पर एक पॉइंट और किया गया है कि साझेदारी व्यापार में जो हानि है वो जरूरी नहीं है कि सभी आपके कौन सा पार्टनर्स में बांटी जाए। लाभ सभी में बांटना अनिवार्य है, पर हानि के संदर्भ में यहां पर छूट दे रखी है कि अगर सभी साझेदार सहमत हों तो कुछ साझेदारों को हानि वहन करने से मुक्त किया जा सकता है, पर इसके लिए सब क्या होने चाहिए, सहमत होने चाहिए। तो कहने का मतलब यह हो गया कि लाभों का बंटवारा साझेदारी में होना अनिवार्य है।
अगर लाभों का बंटवारा नहीं होता सभी साझेदारों में तो वो साझेदारी नहीं है, और किसी भी साझेदार को लाभ पाने से आप मना नहीं कर सकते हैं। पर हानि को लेकर यहां पर कहा है कि अगर सभी साझेदार सहमत हों तो कुछ साझेदारों को हानि वहन करने से मुक्त किया जा सकता है। अब इसी में अपन नेक्स्ट आपके कौन सा बिंदु को अपन देखें, क्या क्या रखा है। स्वामी व एजेंट का संबंध, प्रत्येक साझेदार फर्म का एजेंट भी होता है और स्वामी भी हो जाता है। एजेंट इसलिए क्योंकि वह अपने कार्यों से अन्य साझेदारों को बाध्य कर सकता है, और स्वामी इसलिए क्योंकि वह स्वयं अन्य साझेदारों के कार्य से क्या होता है, बाध्य होता है। देखो साझेदारों के आपसी संबंध को यहां पर नाम दिया है स्वामी व एजेंट। हर एक साझेदार अपने आप को एजेंट मानेगा और अन्य सभी साझेदारों को स्वामी मानेगा। आपको पता होना चाहिए कि अगर आप किसी कंपनी के एजेंट हैं तो उस कंपनी के प्रोडक्ट से संबंधित, उस कंपनी की विषय वस्तु से संबंधित समस्त आपकी जिम्मेदारी किसकी होती है, कंपनी की होती है, एजेंट की नहीं होती है। इसलिए यहां पर कहा गया कि साझेदारों के मध्य भी संबंध कैसा होना चाहिए, स्वामी और एजेंट का। यानी कोई साझेदार एजेंट के रूप में कार्य कर रहा है, सब अपने आप को क्या मानेंगे, एजेंट। और सभी साझेदार जब अपने आप को एजेंट मानते हैं तो उनके द्वारा किए गए कार्य के लिए कौन उत्तरदायी होगा, अन्य सभी साझेदार। इसी प्रकार से जब अन्य कोई साझेदार कोई काम करता है तो उस काम के लिए सभी साझेदार क्या होंगे, जिम्मेदार होंगे। इस प्रकार से आपस में सभी को क्या कर दिया गया, बाउंड कर दिया गया, और इस संबंध को ही क्या नाम दिया, स्वामी एवं एजेंट का संबंध। अब इसी में एक और दे रखा है, व्यापार का संचालन सभी के द्वारा अथवा सभी की तरफ से कुछ साझेदारों के द्वारा किया जा सकता है। सभी साझेदार फर्म में कारोबार का संचालन में भाग ले सकते हैं और प्रत्येक फर्म के लिए किए गए अन्य साझेदारों के कार्यों के लिए क्या होगा, बाध्य होगा। यानी या तो सभी पार्टनर्स मिलकर फर्म का कार्य बांट लें और संचालन कर लें, या कुछ साझेदारों को इस कार्य के लिए नियुक्त कर दें। पर इस बात के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा कि उन साझेदारों के द्वारा जो भी काम किया गया है उसके लिए सभी साझेदार संयुक्त रूप से क्या हैं, जिम्मेदार हैं। इसी में एक और आपकी विशेषता दे रखी है, असीमित दायित्व। साझेदारों में प्रत्येक साझेदार का दायित्व असीमित होता है। अन्य शब्दों में साझेदार के समस्त दायित्व के लिए प्रत्येक साझेदार संयुक्त एवं पृथक दोनों प्रकार से उत्तरदायी होते हैं, और आवश्यकता पड़ने पर निजी संपत्तियों से भी इसकी पूर्ति की जाती है। असीमित दायित्व का अभिप्राय यहां पर यह है कि व्यापार में होने वाली समस्त हानि को सभी साझेदार संयुक्त तौर पर या पृथक तौर पर मिलकर क्या करेंगे, वहन करेंगे, और आवश्यकता अगर पड़ी तो उनको अपनी निजी संपत्तियों से भी इसकी क्या करनी पड़ेगी, पूर्ति करनी पड़ेगी। असीमित दायित्व का मतलब यह है कि विनियोजित पूंजी के अतिरिक्त भी आवश्यकता पड़ने पर वो अपनी निजी संपत्तियों से इसकी क्या करेंगे, पूर्ति करेंगे। इसी प्रकार से जो नेक्स्ट आपको दे रखा है वो है पृथक अस्तित्व आपके कौन सा नहीं। साझेदारी फर्म का साझेदारों से पृथक अस्तित्व नहीं होता है। दोनों के अस्तित्व को लेखांकन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अलग अलग मानते हैं, परंतु आपके कौन सा कानूनन तौर पर इनका अस्तित्व कौन सा अलग अलग नहीं होता है। साझेदारी फर्म का साझेदारों से पृथक अस्तित्व नहीं होता है। अस्तित्व अलग न होने से आशय यह है कि फर्म से संबंधित सभी अनुबंध फर्म पर लागू होने के साथ साथ प्रत्येक साझेदारों पर संयुक्त और व्यक्तिगत रूप से क्या होते हैं, लागू होते हैं। इसलिए यहां पर कहा गया कि फर्म का साझेदारों से अस्तित्व पृथक नहीं होता है। यहां एक पॉइंट और नोट करें कि उपरोक्त एक भी विशेषता न होने पर उसे साझेदारी नहीं कहा जाएगा। यानी साझेदारी की इन विशेषताओं में से कोई भी एक विशेषता अगर गायब हो जाएगी तो वो साझेदारी नहीं कहलाएगी। तो साझेदारी के लिए इन सभी विशेषताओं का होना अनिवार्य है। अब इसी के अंदर जो अगला पॉइंट है जो आपके कौन सा बुक में दे रखा है वो है साझेदारों के प्रकार। टाइप ऑफ पार्टनरशिप के अंदर देखें, अलग अलग आपके आधार पर साझेदारी के प्रकार बनाए गए हैं। सबसे पहला दे रखा है दायित्व के अनुसार। दायित्व के अनुसार
दो प्रकार की आपके साझेदारी होती है, सीमित दायित्व वाली साझेदारी और कौन सा, असीमित दायित्व वाली साझेदारी। सीमित दायित्व वाली साझेदारी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के नाम से भी जानी जाती है। ये सन 2008 में इसके लिए जो अधिनियम बना उसके अंतर्गत इसको एक आपके कृत्रिम व्यक्ति के रूप में माना गया है। साझेदारी फर्म को इसका अस्तित्व साझेदारों से पृथक होता है और इसका आपके कौन सा वैधानिक अस्तित्व है, यानी इसको वो समस्त कानूनन अधिकार प्राप्त हैं जो एक व्यापारी को व्यक्तिगत तौर पर प्राप्त होते हैं। साझेदारी फर्म को अपनी सार मुद्रा आपके कौन सा रखने का, अपने नाम से अनुबंध करने का, यानी एक कंपनी के रूप में जो जो अधिकार कंपनी को होते हैं वो समस्त अधिकार यहां पर साझेदारी फर्म को दिए गए हैं। और इसी कारण से कहा गया कि आपके इसमें जितने भी साझेदार हैं वो केवल विनियोजित पूंजी जितना ही अपना कौन सा दायित्व वहन करेंगे, उससे अधिक का दायित्व नहीं करेंगे। इस कारण से इसको कहा गया सीमित दायित्व वाली साझेदारी। साझेदारों के निजी संपत्तियों पर फर्म का कोई अधिकार नहीं होगा। जितना साझेदार ने फर्म में आपके विनियोजित आपकी पूंजी की है उतना तक ही उसका कौन सा दायित्व होता है। ऐसी कंपनी को क्या नाम दिया गया, सीमित दायित्व साझेदारी। इसी का जो दूसरा पार्ट है वो असीमित दायित्व वाली साझेदारी। असीमित साझेदारी में सभी साझेदारों का दायित्व असीमित होता है, अर्थात जब फर्म के दायित्व को चुकाने के लिए सभी साझेदार संयुक्त व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होते हैं तो ऐसी साझेदारी असीमित आपके साझेदारी कहलाती है। साझेदार आवश्यकता पड़ने पर निजी संपत्तियों से भी दायित्व की पूर्ति करेंगे। इसी प्रकार से जो दूसरा प्रकार दे रखा है, समय के अनुसार दो प्रकार की साझेदारी है। एक निश्चितकालीन साझेदारी, ऐसी साझेदारी जिसमें साझेदारी का निर्माण करते समय अगर समय सीमा का निर्धारण कर दिया जाए 2 साल, 3 साल, 5 साल, तो ऐसी साझेदारी समय के पूर्ण होते ही स्वतः ही क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ऐसी साझेदारी को क्या कहा गया, निश्चितकालीन साझेदारी। इसी प्रकार से आपके एक और प्रकार है अनिश्चितकालीन साझेदारी। ऐसी साझेदारी जिसकी स्थापना निश्चित समय के लिए नहीं की जाती, ऐसी साझेदारी को क्या कहा गया, अनिश्चितकालीन साझेदारी। देखो, साझेदारी का निर्माण करते समय समय सीमा का निर्धारण हो जाए तो वो निश्चितकालीन, और समय सीमा का निर्धारण ना हो तो वो कौन सी आपके साझेदारी हो जाएगी, अनिश्चितकालीन साझेदारी। इसी में जो अगला प्रकार दे रखा है उद्देश्य के अनुसार ऐच्छिक साझेदारी। यदि सभी साझेदार निश्चित अवधि की साझेदारी को अवधि समाप्त हो जाने के बाद भी जारी रखना चाहें तो साझेदारी ऐच्छिक साझेदारी बन जाती है। यानी का मतलब यह हो गया कि अगर सभी साझेदार सहमत हों कि व्यापार प्रारंभ रहना चाहिए, व्यापार निरंतर चलता रहना चाहिए, तो ऐसी साझेदारी को क्या कहा गया, ऐच्छिक साझेदारी। विशेष साझेदारी का मतलब यह है कि अगर साझेदारी का आपके कौन सा उद्देश्य किसी निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करना है, किसी निश्चित कार्य को करने के लिए ही अगर साझेदारी की गई है तो वो विशेष साझेदारी कहलाती है। नदी पर पुल निर्माण के लिए 2 ठेकेदारों ने मिलकर साझेदारी करी है तो पुल निर्माण के होने तक उनकी साझेदारी बनी रहेगी और जैसे ही उनका कार्य पूर्ण होगा ऐसी साझेदारी स्वतः ही क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। और इस साझेदारी को ही क्या नाम दिया गया, विशेष साझेदारी। वैधानिकता के आधार पर साझेदारी को हम 2 भागों में बांटें। वैध साझेदारी, देश के प्रचलित नियमों के अनुसार साझेदारी वैध साझेदारी कहलाती है, यानी देश में आपके जो कानून हैं जिनकी पालना करते हुए आप व्यापार कर रहे हैं तो वो वैधानिक साझेदारी होगी। और अवैध साझेदारी कौन सी होगी, जो कि प्रचलित कानूनों की अवहेलना करते हुए आप कर रहे हैं, यानी उन कानूनों की आप कौन सा पूर्ति नहीं कर रहे हैं। ऐसी दशा में आपकी साझेदारी को अवैध घोषित कर दिया जाएगा। और कुछ यहाँ पर बिंदु भी दिए हैं कि अगर इस प्रकार का आपके कोई कार्य करते हैं तो आपकी साझेदारी भी क्या हो जाएगी, अवैध। जबकि साझेदारी की स्थापना का उद्देश्य क्या हो, गैर कानूनी, तो वो आपके कौन सा, अवैध साझेदारी है। जब साझेदारों की संख्या न्यूनतम 2 से कम और अधिकतम 100 से ज्यादा हो जाए तो वो अवैध साझेदारी है। जबकि साझेदारी का व्यापार लोक नीति और अंतरराष्ट्रीय नीति के क्या हो, विरुद्ध हो, इस कारण से ऐसी साझेदारी को भी क्या कहा गया, अवैध साझेदारी। जबकि किसी
साझेदारी में शत्रु राष्ट्र का नागरिक साझेदार बना दिया जाए तो ऐसी साझेदारी को भी क्या बोल दिया गया, अवैध साझेदारी। तो ये साझेदारी के प्रकार आप लोगों को दे रखे हैं, इनकी अगर आपने विशेषता को अगर याद कर लिया है तो इन प्रकारों को फिर लिखने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। इसमें जो नेक्स्ट मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आ रहा हूं वो साझेदारी संलेख को लेकर है, साझेदारी संलेख की विशेष सामग्री को लेकर है और साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले कौन कौन से नियम हैं उसको लेकर ये मैंने वीडियो प्रिपेयर करी है। तो नेक्स्ट वीडियो को भी देखें। थैंक यू।